हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ हम लोग आज टुगेदर वीकेंड सीरीज के एक और वीडियो को देखने वाले हैं, जहाँ हम लोग मैकमिलन बुक में जो टेल साइड में एमसीक्यूज होते हैं उनको हम लोग विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, लेकिन वहाँ कैच ये है कि कई एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स काफ़ी ओल्ड डाटा के हिसाब से गिवन है। तो हम लोग उन सारी ही चीज़ों को करेक्ट करेंगे ताकि अगर ऐसे कुछ ईजी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं तो उनको हम लोग ईजिली एक्सेस कर पाएँ। सो हम लोग अभी फिलहाल मॉड्यूल सी को देखने वाले हैं। वी वर डूइंग यूनिट वाइज, लेकिन मुझे लगा कि अभी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को एक डिस्क्रीट फॉर द मॉड्यूल वीडियो बनाना चाहिए, जहां हम लोग सारे ही मॉड्यूल्स में, सारे ही यूनिट्स में, लाइक यूनिट राइट फ्रॉम 20 टू 28 जो टेल क्वेश्चंस हैं आपके मैकमिलन बुक में, उनको डायरेक्टली कवर कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हम लोगों के पास अभी पैकेज अवेलेबल है, वो पैकेज IAFS के लिए 508 रुपीज़ में PDF नोट्स एंड MCQs अवेलेबल है। PPB का 608, RB एंड WM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसका भी 508। क्यूमुलेटिव जो आएगा वो 1624 आएगा। और यहाँ पे एक एडिशनल, अगर आप एक कोड लगाते हैं तो कोड आपको कैसे लगाना है, अर्ली 50। आप हम व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। आप जैसे ही अर्ली 50 लिख के व्हाट्सएप करेंगे, आपको एक फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड्स। 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आप इवन ऑन टोटल पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, आप वहां भी लगा सकते हैं। जो MCQs है हमारे पास, वो IAFS का मॉड्यूल वाइज है, जहां मॉड्यूल वाइज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 जो MCQs हैं उनको फाइनलाइज करके रखा हुआ है। वहीं PPB के लिए वो यूनिट वाइज है, और रिटेल के लिए भी वो यूनिट वाइज है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर ऑफरिंग्स। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिना देर किए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो ऑप्शंस हैं, मनी लेंडर्स, म्यूचुअल फंड, रिलेटिव्स, महाजन्स। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो दो टाइप के हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अभी इनफॉर्मल मतलब क्या हो रहा है कि जहां रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, इंडिविजुअल जो मनी लेंडर हैं, ग्रुप, पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसे वाले। और वही फॉर्मल जो होता है, वहाँ क्या होता है कि जहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, रेगुलेटेड हैं, और इकोनॉमी की नीड के हिसाब से चीज़ें प्लान्ड हैं। वहीं कंपोनेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये सारे जो हैं वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। तो अभी हम लोग विल बैक टू आवर क्वेश्चन कि इनफॉर्मल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो क्या हो गया, ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। अभी नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो बैंकिंग फॉर्मल है, NBFC भी फॉर्मल है, इंश्योरेंस कंपनीज भी फॉर्मल है। तो जो ये एसोसिएशन वाला है, ये इनफॉर्मल के अंदर आएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वहाँ क्या क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, डिपॉजिटरी, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। अभी हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, और मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस मार्केट। तो ऐसे करके हम लोग बस सारी चीज़ों को बहुत फास्टली देख रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ। तो इस हिसाब से आप देखिए कि फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों जो हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। Which was the first bank to be established in India? Bank of India, State Bank of India, Bank of Hindustan, पंजाब नेशनल बैंक। इसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग फिर से देखेंगे वैसे फ्रेंड्स के लिए जो पहली बार हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो द राइट आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका हम लोग थोड़ा हिस्ट्री चेक करते हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो 1770 में स्टैब्लिश हुआ था, और द ऑपरेशंस वर सीज्ड ऑन 1832। वहीं फिर हम लोग एक और ऑप्शन जो बहुत फ्रिक्वेंटली दिया जाता है वो है बैंक ऑफ कोलकाता। इट वाज लाइक 1806 में स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम बाद में 809 में बैंक ऑफ बंगाल किया गया। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, एंड बैंक ऑफ बॉम्बे जो है वो 1863 में
इमर्ज होता है, मतलब स्टैब्लिश होता है। उसके बाद इन 2021 इनको मर्ज किया जाता है और इनको बनाया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक बिल्कुल रेगुलेटर की तरह काम करते हैं अंटिल आरबीआई ना आए। आरबीआई कब आता है? आरबीआई 1935 में आता है, हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से। और उसके बाद जो ये इंपीरियल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है कब? 1 जुलाई 1955 को। तो आई होप फ्रेंड्स कि इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच फेज, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम वाज फोकस लेड ऑन सेटिंग अप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पहले हम लोग फेज ऑफ डेवलपमेंट को चेक करते हैं। तो पहले देखिए हम लोगों ने फेज को 4 पार्ट में स्प्लिट किया। एक प्री इंडिपेंडेंस, आपको पता है 1947 से पहले का पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 टू 1991, मतलब ये लिबरलाइजेशन से पहले का पीरियड है। फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन, ये आता है 1991 टू 2010। एंड द फोर्थ वन इज पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब आपको पता है कि जो बीच में रिसेशन आया था 2009 में, उसके बाद तो 2010 टू प्रेजेंट, इसको हम लोग पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस वाला पीरियड बोलते हैं। तो आपको अब इससे ये आइडिया लग गया होगा कि जो सेकंड फेज है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोगों को क्या हुआ था कि हम लोग को ये रियलाइजेशन था कि हमको काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में मदद करे। सो हम लोगों ने सेकेंड फेज में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया था। इन टर्म्स ऑफ which section of the BR Act is the business of banking defined? तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज सेक्शन 5, लेकिन मैकमिलन बुक में ये सेक्शन 8 दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। और अपने माइंड में मैंने इसको इसीलिए यहाँ मेंशन किया है ताकि अगर कुछ लोगों ने इसको पढ़ लिया हो सेक्शन 8, तो आप उसको अपने माइंड में एक ओवरराइड दे सकें और सेक्शन 5 को रजिस्टर कर सकें। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 1935 है। कई बार ऑप्शन में आपके पास 1934 ऑप्शन होगा, 1935 भी ऑप्शन होगा, तो आपको ओनली 1935 को सिलेक्ट करना है। आरबीआई एक्ट जो है, एक्ट इज 1934 का एक्ट। एंड इवन फ्रेंड्स कि अगर 1935 का ऑप्शन है ही नहीं, देन यू कैन पिक फॉर 1934। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ यूनिवर्सल बैंक? तो फ्रेंड्स द ऑप्शंस आर 100 crores, 200 crores, 500 crores, 750 crores। यहाँ देखिए ऑप्शन में कुछ चीजें है ही नहीं, सो द राइट आंसर इज 1000 crores। जबकि जो बुक है मैकमिलन बुक, वहां पे राइट आंसर 200 crores दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर जो होने वाला है वो है 1000 crores। और ये कहाँ है? देखिए कि मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 1000 crores, और पहले ये 500 crores था, लेकिन अगस्त 2021 में इसको 500 crores टू 1000 crores किया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो मैंने ओल्ड ऑप्शन इसीलिए रख दिया है क्योंकि ये ऑप्शंस बुक्स वाले ऑप्शन है, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बट द राइट आंसर इज 1000। अगर ये 1000 नहीं है देन वी हैव टू थिंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो यहाँ पे देखिए 100 crores, 200 crores, 500 एंड 750 crores ऑप्शन है। अगेन यहाँ पे जो बुक में ऑप्शन दिया है, राइट आंसर दिया है, दैट इज 100 crores, बट द राइट आंसर विल बी 200 crores। अगर आप चाहें तो आप इन चीज़ों को गूगल में एक बार वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आरबीआई की वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई करेक्शन लगता है आपको, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इफ यू आर स्टिल वॉचिंग इट, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको ऐसे ही नोट्स की रिक्वायरमेंट है, देन यू शुड हैव अ पेड नोट्स एंड MCQs, क्योंकि वही आपको एग्जाम में दैट विल हेल्प यू टू गेट थ्रू। अदरवाइज क्या होगा, आप देखेंगे भूल जाएंगे, बट यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। अभी टाइम थोड़ा कम है, बट स्टिल MCQ विल हेल्प यू। सो व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस दैट पेमेंट बैंक कैन मेंटेन इन ईच अकाउंट? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। सो ऑप्शन इज 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, नो लिमिट। सो द राइट आंसर इज 2 lakhs। दिस इज फॉर पेमेंट बैंक्स। So transaction carried out at an ATM of the card issuing bank is called on us, off us, on you, on me. So it is on us. For example कि BOI ने एक ATM इशू किया है, और सॉरी इसको मैं डेबिट कार्ड लिखता हूँ, डेबिट कार्ड इशू किया है एंड द कस्टमर इज गोइंग टू BOI ATM ओनली। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन होगा। गूगल पे
इज अ फिनटेक कंपनी, टेकफिन कंपनी, नियो बैंक कंपनी, पेमेंट गेटवे कंपनी। तो फ्रेंड्स ये एक टेकफिन कंपनी है, आप इसको कहीं से भी फिनटेक कंपनी नहीं लिखेंगे। तो ये जो भी ऐसे हैं जहाँ पे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ सकता है, तो मैंने उसको ऐसे मार्क किया है ताकि आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो सके, और अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आता है देन यू कैन रिकॉल। और फ्रेंड्स यहाँ एक और बात है कि गूगल जो है वो टेकफिन इसीलिए है क्योंकि गूगल एक आईटी कंपनी है जिसका अपना एक कस्टमर बेस है, और फिर बाद में इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में स्टेप इन किया है। In which year did Reserve Bank of India commence its business? So it is 1935. I think it is a repetitive question. In which year RBI was converted into a public entity? So again friends देखिए यहाँ जो options हैं आपके पास, on option में आपके पास right option है ही नहीं, so the right option is going to be 1949। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ पे 1948 दिया है। अगर आपके पास देखिए जैसे यहाँ ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, देन यू कैन गो फॉर द क्लोजेस्ट वन, जहाँ आपके पास राइट आंसर है ही नहीं, लेकिन if right answer is there then 1949। so the central board of directors of RBI is required to meet at least how many times in a year। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो हैं कौन कौन। तो देखिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, पहले तो इनका जो पूरा टेनोर होता है दैट विल बी फॉर 4 years। इनको जो मेंबर्स हैं वो कौन है, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स कितने होते हैं 4, एंड 10 अदर डायरेक्टर्स। तो कितने हो गए 10 + 4 + 1, तो मतलब 15 मेंबर्स होंगे कहाँ, सेंट्रल बोर्ड। अभी डिप्टी गवर्नर जो है आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विथ गवर्नर, ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड अदर डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर एंड सेंट्रल बोर्ड। अभी क्या है कि ये जो अदर डायरेक्टर्स है ना, वो एक बार में ही सारे 10 के 10 नहीं होते हैं, उनका टर्म एक एक करके इन बिटवीन कंप्लीट होता जाता है और इन बिटवीन उनको अपॉइंट करा जाता है। तो उस हिसाब से ये जो है एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और ये मिलते कितना है, तो 6 times इन अ ईयर और once इन अ क्वार्टर इनको मिलना है। तो ये कोरम आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज RBI empowered to be a banker to the government? So obviously RBI Act only. When the Banking Regulation Act 1949 was made available to cooperative banks, आपको पता है फ्रेंड्स cooperative banks जो है वो बहुत अर्ली 90s में ही शुरू हुआ था, और ये 1 March 1966 से इसको जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर डाल दिया गया। सो विच वॉज द फर्स्ट DFI दैट वॉज सेटअप इन इंडिया? सो DFI की बात हो रही है, देन द राइट आंसर इज IFCI। So friends, which of the following would come under the category of investing institution? तो आपके पास यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग आंसर हो सकता है, LIC, ICICI, EXIM, NABARD। तो फ्रेंड्स द राइट आंसर विल बी LIC। अभी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अभी देखिए LIC जो है वो स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है एंड इट इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ओके, अभी वहीं ICICI की बात करें, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक कब बना है, वो बाद में, कब, वो थर्ड फेज 3 में, पोस्ट लिबरलाइजेशन। उससे पहले वो क्या था, उससे पहले ये भी एक DFI था। तो वहां पे क्या था कि इनका भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। एक्सिम बैंक जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड फाइनेंसिंग एंड अदर सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। NABARD क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग finance and other support to agriculture and rural sector of Indian economy. So the right answer is going to be LIC only. So what is onset? With the onset of liberalization, what structure was adopted by DFIs? कि मतलब हम लोग बात कर रहे हैं onset of liberalization, मतलब ये बात है फेज 3 की। तो फेज 3 में क्या होता है कि ये DFIs जो थे वो यूनिवर्सल बैंक बन जाते हैं। कौन कौन से, जैसे ICICI, IDBI। तो ये क्या है 1992, 1994। तो ये इस टर्म में ये क्या है, ये यूनिवर्सल बैंक में स्विच हो जाते हैं। यूनिवर्सल बैंक का काम क्या है कि जो रेगुलर बैंकिंग है, जहां उनको सारे ही प्रोडक्ट्स अंडर वन अम्ब्रेला प्रोवाइड करने हैं। सो हाउ मच वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ IFCI? IFCI क्या था, वो फर्स्ट DFI हम लोगों का। सो द इनिशियल कैपिटल वाज 10 crores। विच ऑफ द फॉलोइंग DFI had a role of counseling NRIs for their investment in India? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं
IFCI, IDBI, ICICI and Exim Bank. So the right answer is ICICI. So in which year RBI introduced lead bank scheme? So this was 1969. So Grameen Bank model was developed in which country? India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh. So the right answer is Bangladesh. Which of the following type of MFI are regulated by RBI? Not for profit MFI. MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस, mutual benefit MFI, non-banking, all of the above. So the right answer will be non-banking. In which type of financing of the SHG does an NGO act as the financial intermediary? इसमें क्या होता है कि जो SHG है उनको कोई लोन चाहिए तो कोई जो NGO है वो बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है. तो हम लोग पहले मॉडल्स को देखते हैं कि टाइप ऑफ फाइनेंसिंग. तो मॉडल 1 जो है उसमें क्या होता है कि SHG जो है वो सेव करते हैं मनी को रेगुलरली एंड देन प्रोवाइड द लोन टू इट्स मेंबर फ्रॉम इट्स ओन सेविंग. ये मॉडल 1 है. अभी मॉडल 2 की बात करें तो SHG जो है लिंक अप विद बैंक्स एंड बैंक प्रोवाइड द SHG विथ लोन एंड लोन जो है वो गारंटीड कहाँ रहता है? सारे ही SHG मेंबर्स से. अभी वही मॉडल 3 की बात करें तो NGO एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी बिटवीन SHG एंड द बैंक. वही मॉडल 4 की बात करें SHG लिंक अप विथ अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड MFI प्रोवाइड्स द SHG विथ अ लोन. अभी हम लोगों को यहाँ आंसर पता लग गया है कि जो हम लोग का आंसर है दैट इज गोइंग टू बी मॉडल 3. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर in the Fair Practices Code developed by RBI for NBFC MFIs? So there should be a board approved loan application format. It is correct. No security deposit should be taken from the borrower. Correct. A borrower should not be the member of more than one SHG. Correct. So friends, the right answer is going to be all of the above. When the chapter 3B added टू द RBI एक्ट. फ्रेंड्स यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, इसको आपने देखना पड़ेगा. सो आप इसके लिए हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हैं या फिर आपने कहीं कोई नोट्स ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप उस नोट को रेफर कर सकते हैं. और आपको जो चैप्टर्स हैं उन सारे ही चैप्टर्स को आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा. आपको एक बार अपने ब्रेन में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप इसको सही आंसर कर सकते हैं. क्योंकि जो आपके सारे 11 चैप्टर्स हैं उन सारे ही चैप्टर्स से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन होना है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? सो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है RBI, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, NHB. तो फ्रेंड्स आंसर आपको बहुत ऑब्वियस दिख रहा होगा NHB, बट इट इज अ रॉन्ग. द राइट आंसर इज RBI ओनली. और देखिए यहाँ पे है कि RBI इज द रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया. It was announced in Union Budget of 22-23 where RBI took over the regulation of HFCs from NHB. So from August 9, 2022. So I hope आप ये सारे करेक्शंस करते जा रहे होंगे क्योंकि ये क्या होता है कि काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन दिखता रहता है कि जिसको हमको लगता है कि दिस वी नो, तो इसको आप ऐसे ही टिक कर दो. बट ऐसे इजी मार्क्स को लूज नहीं करना है. अ लोन कंपनी is an NBFC as per which type of classification? Liability based, activity based, size based. ये सारे ही जो है वो क्लासिफिकेशन के बेस्ड हैं. तो हम लोग देखते हैं ये एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड होता है. सो देखिए लोन कंपनीज आर क्लासिफाइड एज NBFC बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज. अभी लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ NBFCs जो है दैट डिवाइड्स देम इनटू डिपॉजिट टेकिंग NBFCs, नॉन डिपॉजिट टेकिंग. साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वहां क्या है इनटू सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट NBFCs, अदर्स नॉन डिपॉजिट होल्डिंग. तो नॉन डिपॉजिट एंड सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को आई होप देखते जा रहे होंगे क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे एलिमिनेट करना है उसके पीछे जो लॉजिक है जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आप ऑप्शंस को रजिस्टर और एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड for the NBFD deposit can accept deposits? तो मैक्सिमम टर्म जो है वो 60 मंथ्स है, मतलब 5 years. वहीं जब मिनिमम की बात करेंगे कि मिनिमम कितना है तो मिनिमम विल बी 12 मंथ्स ओनली. और फ्रेंड्स जब यहाँ अगर 60 मंथ्स एंड 5 years दोनों ऑप्शन में हो तो आपने 60 मंथ्स को टिक करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर
as a part of owned fund for an NBFC? Equity shares, compulsory convertible preference share, balance in share premium account, all of the above. So the right answer is all of the above. First insurance company to be established in India was LIC, Oriental Life Insurance Company, Bombay Mutual, and National Insurance Company. So the right answer will be Oriental Life Insurance Company. So friends, Oriental Life Insurance Company was the first insurance company to be established in 1888 और ये ब्रिटिश कंपनी थी. स्टार्ट कहाँ हुई थी? कोलकाता में. और जो LIC है वो 1956 में स्टार्ट हुई है. बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी जो है दैट वाज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. अभी देखिए यहाँ क्या है कि फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या था कि एक ब्रिटिश कंपनी थी जो इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही थी. यहाँ क्या है कि फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड इन 1870 और इसको उसके बाद क्या है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ये 1906 में एस्टैब्लिश हुआ है और ये जो है लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है. कब? अभी भी. तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी विच स्टिल इन ऑपरेशन, तो वहाँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आएगा. आपको लगेगा कि अरे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी भी तो है, लेकिन जो अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है दैट इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और ये जो है ओरिएंटल वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है. तो आई होप कि आप इस डिफरेंस को समझ गए होंगे. सो व्हाट इज द extent up to which FDI is presently permitted in the insurance sector? So it is 74%. Now earlier it used to be 49% up to March 2021, लेकिन इसके बाद इसको इंक्रीज करके 74% कर दिया गया है. अभी जो है वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो 24 हैं एंड 22 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं. What percentage of insurance premium received to GDP is known as? GDP में के टर्म में इसको क्या कहते हैं? इसको पेनिट्रेशन कहते हैं. तो फ्रेंड्स, percentage of insurance premium received to GDP is known as insurance penetration. कवरेज जो है वो क्या होता है कि द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इंश्योर्ड, इसको कवरेज बोलते हैं. डेंसिटी क्या है? द एवरेज अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर पर्सन. सैचुरेशन अ पॉइंट एट विच इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैन नॉट ग्रो एनी फर्दर. तो अभी हम लोगों ने वो तो राइट आंसर देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन उसी फंडामेंटल पे रिलेटेड है कि द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन इज नोन एज डेंसिटी. सो द राइट आंसर विल बी डेंसिटी. What is the minimum capital that is required to establish a life insurance company? So it is 100 crores, friend. In which year RBI was nationalized? It is 1949. It is a repeated question. How many times at the minimum does the monetary policy committee meet in a year? 6 times. This is again a repetitive question. Quarterly, once. What is the rate of interest payable on CRR? CRR आपको पता है फ्रेंड्स, इस CRR में क्या है कि बैंक जो है वो कुछ पैसा जो है वो पार्क करके रखती है RBI के पास. तो इसके ऊपर RBI उनको कितना इंटरेस्ट पे करती है? No interest will be paid and now the CRR is 4.5% of NSDL. How many full-time members are there in the SEBI board? सो द राइट आंसर इज 4 मेंबर्स, लेकिन बुक में 3 मेंबर्स दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स आप इसको अपने दिमाग में भी करेक्शन कर लेंगे. द 4 मेंबर्स फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन से हैं? अश्विनी भाटिया, आनंद नारायण जी, अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र. एंड इन एडिशन टू फुल टाइम मेंबर्स सेबी बोर्ड ऑल्सो इंक्लूड्स अ चेयरमैन एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स. सो द टोटल members of SEBI board is going to be 4 plus 4 plus 1. So it is going to be 9. Under the recommendation of which committee the IRDA established? So friends, पहले तो हम लोग यहाँ एक करेक्शन करते हैं कि ये अभी जो इसका नाम है वो IRDAI है और जो कमिटी है that committee is Malhotra Committee. So friends, Malhotra Committee was set up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993. इन्होंने रिपोर्ट 94 में दिया. फिर इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1999 में पास हुआ है एंड अप्रैल 2000 में IRDAI एस्टैब्लिश हुआ है. सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर? दैट इज टेक्सटाइल मिल. आपको पता है कि
वाटर वर्क्स, वाटरवेज, कैनल वर्क्स, मतलब जहाँ एक्चुअली कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है सिर्फ वही यहाँ पे आएंगे। तो टेक्सटाइल मिल जो है वो कहीं से भी कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? लार्ज अमाउंट, लॉन्गर मैच्योरिटी, फिक्स्ड एंड लो रियल रेट रिटर्न। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। एंड लार्जर अमाउंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो है, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपफ्रंट कैपिटल इज रिक्वायर्ड। लॉन्गर मैच्योरिटी मतलब कि जो इनका गेस्टेशन पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है, और यहाँ पे वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो फिक्स्ड एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं। अभी हम लोग कि व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर NABFID? तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना है। तो देखिए पहले तो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कॉर्पोरेट बॉडी अंडर NABFID Act 2021. It is a public sector financial institution that is responsible for financing infrastructure projects in India. NABFID का जो ऑथराइज्ड कैपिटल था वो 1 लाख करोड़ है। वहीं अगर पेड अप कैपिटल की बात होगी तो वो ओनली 20,000 करोड़ है। और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उनको कमिट करते हैं टू प्रोवाइड 5,000 करोड़ ग्रांट। अब देखिए यहाँ कैच है कि अगर ऑथराइज्ड कैपिटल की बात हो रही है तो 1 लाख करोड़ और पेड अप कैपिटल की बात हो रही है तो ओनली 20,000 करोड़। तो पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशूइंग शेयर। वहीं जो पेड अप कैपिटल है मतलब कि ये 100 हो सकता है मैक्सिमम, कि ये पहले ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में बोल दिया कि आपका मैक्सिमम जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, आप जो मैक्सिमम गवर्नमेंट पब्लिक फंडिंग से ले सकते हो दैट इज 100। अभी उसमें पेड अप कैपिटल मतलब कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी हैज रेज्ड। हो सकता है इस 100 में से कंपनी ने ओनली 20 रेज किया हो, तो दैट इज गोइंग टू बी इट्स पेड अप कैपिटल। और ये जो है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है और इट कैन नॉट एक्सीड ऑथराइजेशन, कि मतलब ये ऑथराइजेशन अगर 100 का है तो वी कैन नॉट गो एंड इशू द शेयर फॉर 120। नो, इसका जो नेचर है वो फिक्स्ड होगा, क्योंकि ये 100 है तो फिक्स्ड है, लेकिन ये वेरिएबल है कि इसको मैं चाहूँ 20, मैं चाहूँ 30, मैं चाहूँ 40, मतलब विद इन द लिमिट मैं कितना भी रेज कर सकता हूँ। और ये जो है लाइबिलिटी की साइड में आता है, ये जो है एसेट की साइड में आता है, कहाँ, बैलेंस शीट में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिल गई है। तो इस हिसाब से आप देखो कि फिलहाल जो क्वेश्चन है वो ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में है। सो ऑथराइज्ड कैपिटल इज 1 लाख करोड़ और वहीं पे है कि इनिशियल पेड अप कैपिटल मतलब फर्स्ट टाइम में जब पेड अप कैपिटल लेने की बात हो रही है तो दे आर गोइंग टू टेक ओनली 20,000 करोड़ और बाद में फिर सब्सिक्वेंटली वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैश settlement proposed to be made by NARCL? So the option 5, 10, 15, 25. So the right answer is going to be 15%. Smart lending for aspiring India is one of the theme in which edition of EASC 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? So we should say O only, I guess. So the right answer is 3.0. तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए जो फर्स्ट है दैट इज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस एंड मेकिंग बैंकिंग मोर एक्सेसिबल टू द रूरल एंड रिमोट एरियाज। वहीं 2.0 जो है वो फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग डिजिटल बैंकिंग एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर बिजनेसेस टू गेट लोन। 3.0 जो है दैट इज फोकस्ड ऑन मेकिंग बैंकिंग मोर डाटा ड्रिवन एंड स्मार्ट लेंडिंग टू हेल्प एस्पायरिंग इंडिया। 4.0 जो है simplified and collaborative banking to the further the agenda of customer centric digital transformation, and 5.0 is focused on clean and smart banking for aspiring India। तो देखिए स्मार्ट बैंकिंग 5.0 में भी आ रहा है एंड 3.0 में भी आ रहा है। तो हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ आपके पास 5.0 ऑप्शन जो है वो नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर 3.0 option only. So friends, this was the all questions from Macmillan book. उनके जो टेल क्वेश्चंस हैं उसमें जो करेक्शंस थे हम लोगों ने उसको भी बता दिया। आई होप कि आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। इफ़ इट इज़ लाइक दैट तो आई होप आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आवर नोट्स
and MCQs are going to do value addition, then you should सब्सक्राइब फॉर दैट. यू शुड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, एंड व्हाट्सएप में आपको सिंपली एक मैसेज टाइप करना है. विद दैट विल रीच यू. वो मैसेज जो है वो है अर्ली 50. विद दैट आपको एक इंस्टेंट 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा. आइदर यू वांट ऑल द पेपर्स और यू वांट एनी ऑफ द वन ऑफ द पेपर, और इवन इफ यू वांट द स्प्लिटेड कंटेंट आइदर ओनली PDF नोट्स और MCQs. सो फ्रेंड्स, आई होप विद दिस वी शुड सम अप. ऑल द वेरी बेस्ट. हम लोग ऐसे ही सारे ही मॉड्यूल्स के लिए आपके पास एक क्विक रिवीजन वीडियो ला देंगे जो आपको श्योरली हेल्प करेगा मिनिमम 15 to 20 मार्क्स के लिए. थैंक यू.